दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीएस एलियट का एक ऐसे फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट पर जो मैंने वीडियो बनाई है कुछ दिन पहले वो आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर इसको समझना है तो उसको समझना बहुत जरूरी है। ये एक सीरीज की तरह है। सीरीज कैसे है कि एक भाई साहब हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन मिडल्टन मरी। उन्होंने टीएस एलियट के एक ऐसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट पर अपना एक रिएक्शन दिया था, जैसा कि आजकल यूट्यूब पर चलता है बहुत सारी वीडियोस पर रिएक्शन देना। तो उन्होंने अपना एक रिएक्शन दिया था जिसके रिस्पॉन्स में ये फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म 4 साल बाद में टीएस एलियट ने जो ऐसे लिखा था ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, उसके 4 साल बाद में जाकर इस ऐसे को उन्होंने पब्लिश करवाया। और इस ऐसे को लिखने का मकसद क्या था दोस्तों, इस वीडियो में मैं साफ कर दूंगा। चलिए मैं मिलता हूं आपसे इस वीडियो के एंड में। देखो, वैसे तो इस ऐसे को मैं जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। ठीक है। तो ये ऐसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे है जिसको टीएस एलियट ने 1923 में लिखा था दोस्तों, 1923 में। और इससे पहले इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे आया था, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। वो आया था 1919 में। तो लगभग 4 साल बाद में ऐसा क्या हुआ जो उनको ये ऐसे लिखने की ज़रूरत पड़ी। देखो, उन्होंने इस ऐसे को क्राइटेरियन में पब्लिश करवाया था। वो इस ऐसे की शुरुआत में ही बोलते हैं, कोई 4 साल पहले मैंने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट को लिखा था, और उस ऐसे में मैंने जो कुछ भी लिखा मैं आज भी उस चीज़ को मानता हूँ फर्मली। और इसी के साथ ही वो उस ऐसे की कुछ लाइंस को यहाँ पर कोट करते हैं। ये ऐसे एलियट ने इसलिए लिखा था क्योंकि उस वक्त एक इंग्लिश राइटर थे जॉन मिडल्टन मरी, इनका नाम नोट कर लेना। इनको रिस्पॉन्स देने के लिए उन्होंने इस ऐसे को लिखा। दरअसल क्या हुआ, टीएस एलियट ने जो अपना ऐसे लिखा था ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, उसके रिस्पॉन्स में जॉन मिडल्टन मरी ने अपना एक ऐसे लिखा रोमांटिसिज्म एंड ट्रेडिशन नाम का, जिसमें उन्होंने टीएस एलियट के ऐसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में दिए गए आइडियाज़ के अगेंस्ट एक रिएक्शन दिया। तो बदले में हमारे एलियट ने भी उनको फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म लिखकर एक रिस्पांस दिया। ये ऐसे एलियट ने 4 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट पार्ट है सेंस ऑफ ट्रेडिशन। दूसरे पार्ट में वो जॉन मिडल्टन मरी के व्यूज़ को बताते हैं कि उनके व्यूज़ क्या हैं। तीसरे पार्ट में वो उनके व्यूज़ का अपोजिशन करते हैं, मतलब उनके व्यूज़ को नकारते हैं। और चौथे पार्ट में कंक्लूजन बताते हैं, अपनी टर्म्स बताते हैं, क्रिटिकल और क्रिएटिव एक्टिविटी में फ़र्क बताते हैं। मैं एक एक करके चारों पार्ट्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। एलियट शुरुआत में ही बोलते हैं कि ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में मैंने जो भी बातें बोली थी उन विचारों पर आज भी मैं अड़ा हुआ हूँ, आज भी उन बातों को मानता हूँ। उसमें मैंने कहा था कि आज का मॉडर्न लिटरेचर जो है वो पुराने लिटरेचर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। पुराना लिटरेचर मतलब क्लासिकल लिटरेचर। यूरोप के पुराने लिटरेचर यानी होमर से लेकर आज तक एक सिंगल लिटरेरी ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और हमारा पास्ट अभी मरा नहीं है, जिंदा है। वो आज भी हमारे लिटरेचर में जिंदा है। मैंने आपको बताया था टीएस एलियट क्लासिक राइटर्स को बड़ा एडमायर करते थे, यानी क्लासिसिज्म के बहुत बड़े फॉलोवर थे। तो उन्होंने ये बोला कि हमारा पास्ट जो है वो अभी भी हमें गाइड कर रहा है। पुराने सारे वर्क आइडियलिस्ट ऑर्डर में हैं, और इस आइडियलिस्टिक ऑर्डर को डिस्टर्ब तब किया जाता है जब कोई नया पीस ऑफ आर्ट सामने आ जाता है और पुराने ट्रेडिशन को चैलेंज देने लगता है। कोर्स हमें समझ जाना चाहिए कि वो रोमांटिसिज्म जैसे मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि नए पीस ऑफ आर्ट के चैलेंज देने से वैल्यूज़ का रीएडजस्टमेंट होना शुरू हो जाता है। लोगों के जो बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, उनमें चेंज आने लगता है। तो ये जो हमारा लिटरेरी ट्रेडिशन है ये टाइम के साथ में चेंज होता रहा है और अलग अलग डायमेंशंस में ग्रो हुआ है। अब देखो, टीएस एलियट क्या बोलते हैं कि जो भी आर्टिस्ट है, अगर वो सच्चा आर्टिस्ट होगा ना, वो अपने आप को सरेंडर कर देगा, खुद को सेक्रीफाइस कर देगा एक मीनिंग को पाने के लिए, एक सिग्निफिकेंस को पाने के लिए। उसको खुद को अलग दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे मानना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का पार्ट है, और उस कम्युनिटी में बहुत सारे आर्टिस्ट थे। उन सब आर्टिस्ट का और उसका एक कॉमन कॉज है, एक कॉमन इनहेरिटेंस है जो सबको यूनिफाई करता है, कोई भी अलग नहीं है। जबकि एक सेकंड रेट आर्टिस्ट जो होता है ना, यहाँ पर टीएस एलियट बोलते हैं एक सेकंड रेट आर्टिस्ट की क्या खूबी होती है कि वो खुद को इंडिविजुअल दिखाने की कोशिश करता है। वो फोकस करता है कि मैं सबसे अलग हूँ और मेरे थॉट सबसे अलग हैं, और खुद को दूसरों जैसा मानता ही नहीं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया जिसमें
ट्रेडिशन का साइड ले रहे हैं टीएस एलियट कि ट्रेडिशन से खुद को अलग नहीं मानना चाहिए। एक तरीके से सेंस ऑफ ट्रेडिशन को बता रहे हैं। हमें सेकंड रेट आर्टिस्ट की तरह नहीं बनना है, हमें बनना है एक सच्चे आर्टिस्ट की तरह जो खुद को एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का पार्ट मानता है, खुद को अलग नहीं मानता। तो ये तो मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, जॉन मिडल्टन मरी के व्यूज़ को डिस्कस करते हैं। जॉन मिडल्टन मरी क्या बोलते थे? यहाँ पर टीएस एलियट बोलते हैं कि मरी ने ट्राई किया है रोमांटिक्स को डिफेंड करने का। जॉन मिडल्टन मरी क्या बोलता है कि क्लासिसिज्म क्या है और रोमांटिसिज्म क्या है। वो बोला कि कोई भी इंसान एक टाइम पर क्लासिक और रोमांटिक नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये टीएस एलियट बोलते हैं कि हाँ सही बात है, बहुत सही बात है। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर इसने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। क्या बोलकर? ये थोड़ा रेशियल हो गया, मतलब नेशनलिस्ट हो गया। इसने क्या बोला कि क्लासिक्स हमारे यहाँ के थोड़ी हैं, क्लासिक्स तो फ्रांस के हैं। मतलब हम अगर किसी को क्लासिक बोल रहे हैं तो फ्रांस के जीनियस राइटर्स के बीच में रख रहे हैं उसको, क्योंकि क्लासिक तो हमारे यहाँ के थे ही नहीं। हमारे यहाँ के तो रोमांटिक्स थे। रोमांटिक्स वो हैं जिन पर हम प्राउड कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा क्लासिसिज्म के अगेंस्ट था बंदा और रोमांटिसिज्म को एडमायर करता था। थोड़ा रिलीजन को भी ऐड किया यहाँ पर। क्या बोलता है कि जैसे रिलीजन में कैथोलिसिज्म था ना, गौर से सुनना दोस्तों, रिलीजन में कैथोलिसिज्म क्या था हम सब जानते हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट आइडियाज़ को फॉलो करता था कैथोलिसिज्म, और डिसिप्लिन को फॉलो करता था। जैसे रिलीजन में कैथोलिसिज्म है ना, वैसे ही लिटरेचर में क्लासिसिज्म है। दोनों चाहते हैं कि हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से सबको चलना चाहिए, डिसिप्लिन रखना चाहिए सबको। और वो बोलता है कि रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म प्रोटेस्टेंट्स की तरह है। जैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुए थे ना, उसी की तरह रोमांटिसिज्म लिबरल है, अपनी इनर वॉइस से जुड़ा हुआ है, जिसे किसी रूल किसी ट्रेडिशन की कोई परवाह नहीं है। तो इसी पार्ट के अंदर टीएस एलियट बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये गलत बात है, तुम बहुत गलत तरीके से क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म को बांट रहे हो कि ये फ्रांस का, वो इंग्लैंड का। ये क्या होता है? तुमने बहुत गलत तरीके से बांटा है। इन दोनों में फर्क उतना ही है जितना एक पढ़े लिखे एडल्ट में और एक इमैच्योर बेबी में। आप समझ रहे हो यहां पर इमैच्योर बेबी किसको कहा है? रोमांटिसिज्म को। और पढ़ा लिखा एडल्ट किसको कहा है? क्लासिसिज्म को। यहां पर टीएस एलियट क्लासिसिज्म के बहुत बड़े फॉलोवर थे, मैंने आपको बताया था। अगर हम यहां पर टीएस एलियट बोलते हैं कि अगर हम अपनी इनर वॉइस की सुनने लगे ना, तो सोसाइटी में केओस, तबाही मच जाएगी, क्योंकि इंसान के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। तो ये कहना गलत है कि इंग्लैंड वाले तो रोमांटिक्स हैं और फ्रांस वाले क्लासिसिस्ट। ये सब गलत बात है। अब मैं आपको थोड़ा अपने व्यूज़ बताता हूं कि टीएस एलियट हम सब जानते हैं एक अमेरिकन थे जो ब्रिटेन में आकर रह रहे थे। ब्रिटेन की सिटीजनशिप उन्होंने ले ली थी। अगर उनकी पोएम वेस्टलैंड आप पढ़ते हो तो उसके अंदर बहुत सारे रेफरेंसेज है दोस्तों, बहुत सारी कंट्रीज़ के रेफरेंसेज है, बहुत सारी लैंग्वेजेस का भी यूज़ किया है। यहाँ तक कि संस्कृत लैंग्वेज का ओम शांति 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 भी उन्होंने यूज़ किया है। तो ऐसे इंसान से जिसने हर कंट्री के रेफरेंस लिए हैं, कहीं ना कहीं से बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ की है, अमेरिका की सिटीजनशिप छोड़ करके ब्रिटेन में रह रहा है, उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो ऐसी रेशियल बात को सपोर्ट करेगा? नहीं। तो इस आइडिया को पक्का वो रिजेक्ट करते हैं कि ये इंग्लैंड का, वो फ्रांस का, ये सब क्या होता है। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर वो इनर वॉइस की धज्जियां उड़ाते हैं। वो बोलते हैं ये क्या है, इनर वॉइस क्या होता है। वो आयरॉनिकली बोलते हैं कि जो लोग इनर वॉइस में मानते हैं ना, वो किसी प्रिंसिपल, किसी रूल की परवाह नहीं करते। इन अदर वर्ड्स, वो आर्ट के परफेक्शन की परवाह नहीं करते। और क्रिटिसिज्म का टास्क, अगर किसी को पता हो क्रिटिसिज्म का टास्क क्या होता है, कॉमन प्रिंसिपल्स की तलाश करना। और जो लोग इनर वॉइस को फॉलो करते हैं ना, उन लोगों से तो ये एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा सकता कि वो कॉमन प्रिंसिपल्स की तलाश करेंगे। वो तो सिर्फ अपनी इनर वॉइस को फॉलो करते हैं, सब्जेक्टिव व्यूज पर ध्यान देते हैं, और जिसका रिजल्ट होता है केओस। अब मैं बात करता हूं लास्ट, फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की। पार्ट में टीएस एलियट ने क्रिटिकल और क्रिएटिव, ये दो टर्म्स के बीच में फर्क बताया है। कुछ लोग हैं जो इन दोनों टर्म्स को एक समझ लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो इन दोनों को बिल्कुल ही अलग समझते हैं। जैसे कि मैथ्यू आर्नोल्ड की यहां पर बात करते हुए कहते हैं, वो उनको गलत मानते हुए कहते हैं कि आर्नोल्ड ने क्रिटिकल एक्टिविटी और क्रिएटिव एक्टिविटी दोनों को बहुत अलग अलग रख दिया, कि क्रिटिकल एक्टिविटी और क्रिएटिव एक्टिविटी दोनों अलग अलग चीजें होती है। लेकिन
यहाँ पर टीएस एलियट बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी वर्क को लिखते वक्त ऑथर भी क्रिटिकल एक्टिविटी करता ही है, जिसको क्रिटिकल लेबर कहा जाता है। यानी बहुत हार्डवर्क लगाना पड़ता है, कटिंग, शिफ्टिंग, करेक्टिंग, न जाने क्या क्या। तो क्रिटिकल लेबर लगता है किसी भी वर्क को प्रोड्यूस करने से पहले। सबसे पहला क्रिटिक तो खुद राइटर होता है, और इस टाइप की क्रिटिसिज्म को वर्कशॉप क्रिटिसिज्म कहते हैं टीएस एलियट यहाँ पर। यानी वो कहते हैं कि जो राइटर खुद चीज़ को लिख रहा है वो खुद उन चीज़ों को फील कर चुका है, उसने उन चीज़ों को इतना अच्छा फील किया है, वो अपने वर्क के बारे में जितना ज़्यादा जानता होगा दूसरे क्रिटिक्स नहीं जान पाएंगे। तो पहला क्रिटिक तो खुद राइटर होता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है अगर आप क्रिटिकल और क्रिएटिव एक्टिविटी को अलग अलग कर रहे हो। वैसे तो इन दोनों के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस भी होता है। यहाँ पर बोलते हैं क्रिएशन और क्रिटिसिज्म के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस भी होता है। अब क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पर बताते हैं। कहते हैं क्रिएशन इज अ वर्क ऑफ आर्ट। ये ऑटोटैलिक हो सकता है, गौर से सुनना, क्रिएशन इज अ वर्क ऑफ आर्ट और ये ऑटोटैलिक हो सकता है। इसमें कोई कॉन्शियस एम या ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत नहीं होती, जबकि क्रिटिसिज्म ऑटोटैलिक एक्टिविटी नहीं है। इसका काम होता है वर्क पर सही सही कमेंट्री करना और लोगों को एजुकेट करना। ठीक है, क्रिटिसिज्म और क्रिएशन के बीच में क्या फर्क होता है? क्रिटिसिज्म ऑटोटैलिक नहीं होता और क्रिएशन ऑटोटैलिक होता है। क्रिटिसिज्म जो है वो क्रिएशन पर टिका हुआ है। अगर क्रिएशन ही नहीं होगी तो क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा। अब यहां पर फोर्थ पार्ट में ही टीएस एलियट एक अच्छे क्रिटिक की क्वालिफिकेशंस को बताते हैं कि एक अच्छा क्रिटिक कौन हो सकता है, जिसमें सेंस ऑफ फैक्ट हो। सबसे जरूरी बात, ये एक बहुत जरूरी और बहुत रेयर गिफ्ट है कि एक क्रिटिक के अंदर सेंस ऑफ फैक्ट हो। सेंस ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या? किसी वर्क के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर नजर डालना, जैसे कंडीशन, सेटिंग, जेनेसिस, ये सारी चीजों का पता होना चाहिए एक क्रिटिक को। यहां पर एक बार फिर से टॉन्ट मारते हुए वो बोलते हैं कि अच्छे क्रिटिक को हमेशा उसकी सेंस ऑफ फैक्ट गाइड करती है, ना कि उसकी इनर वॉइस। इनर वॉइस का मतलब ये है, जो रोमांटिक क्रिटिक्स थे ना, जैसे गॉथी और कॉलरिज, उनका यहाँ पर नाम मेंशन करते हुए बोलते हैं कि गॉथी और कॉलरिज ने जितना मतलब करप्ट कर दिया है ना, यानी फैंसी ऐड करके कि इनर वॉइस को ऐड किया जा रहा है क्रिटिसिज्म के अंदर, तो उन्होंने करप्ट कर दिया इस चीज़ को। क्रिटिसिज्म करते वक्त इनर वॉइस का तो नाम ही नहीं आना चाहिए, यहाँ पर फैक्ट से गाइड होना चाहिए क्रिटिक। लेकिन इसके साथ साथ कंक्लूजन में वो ये भी बोलते हैं कि एक अच्छा क्रिटिक जो होता है ना, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखता हुआ चलता है। वो किसी भी वर्क को लेकर पहले प्रेजुडिस नहीं रखता, और कोई भी थ्योरी अगर पहले दे रखी है, कोई पहले के नोशंस हैं, उन सबको फॉलो करता हुआ किसी चीज़ को अच्छा या गलत नहीं बताएगा। वो उसको ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल रहना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो उसे अपने पहले के क्रिटिक्स का सपोर्ट लेना चाहिए किसी वर्क को क्रिटिसाइज करने के लिए, मतलब उनकी थ्योरीज का सपोर्ट लेना चाहिए। दूसरी तरफ उसे प्रेजुडिस भी नहीं रखना चाहिए किसी वर्क को लेकर। उसे क्रिटिसिज्म करते वक्त अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, फ्री माइंड होना चाहिए। कुल मिलाकर यहां पर टीएस एलियट एक साइंटिस्ट की तरह हमें क्रिटिसिज्म करने को बोल रहे हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा, क्लियर हुआ होगा ये ऐसे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।